नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सून पर। और हमारी कोशिश रहती है कि संक्रमण के इस भयावह दौर में हम जगत और खासकर कानूनी जगत और देश दुनिया की खबरें आप तक लेके आएं, एक सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण की पहल आप तक रखें। और जिन मेहमान से मैं आज आपको अवगत कराने वाला हूं, वैसे तो उनको किसी औपचारिकता या परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन परंपरागत तौर पर हमारे चैनल के ये आवश्यक है। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ मिस ऐश्वर्या भाटी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल पे। मिस ऐश्वर्या भाटी सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से उनकी गिनती होती है देश में। वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आज की तारीख में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले मैम एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। और उससे पहले मैम के जीवन में जो कम से कम 3 दशकों का दौर रहा है, उन्होंने बहुत बहुत बड़े केसेस में महारत हासिल की है, समाज सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में उन्होंने कई जो स्थान है वो ग्रहण करके वकील जगत में और समाज जगत में बहुत कल्याणकारी काम किए हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैम मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे जो औपचारिक जो सवाल जवाब का दौर होता है, उससे पहले मैं हमेशा एक सवाल अपने मेहमानों के सामने रखता हूं कि कृपया हमें अपने जन्म, शुरुआती पढ़ाई, उस दौर के बारे में कुछ बताएं। और वो कौन सा पहलू रहा आपके जीवन में जहां आपको लगा कि अब आपको वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और आपको वकील बनना चाहिए? जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम पे, इस मीडियम के थ्रू आपके दर्शकों से सबसे बात करने का मौका दिया, पर आपने ज़्यादा ही बता दिया। मैं इतना ज़्यादा कुछ ऐसी कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं है। वी आर जस्ट फुट सोल्जर्स ट्राइंग टू डू आवर जॉब। तो उसी कड़ी में आप अर्ली लाइफ का पूछ रहे हैं। तो मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। तो मेरा जन्म मैं मेरे फादर को हमेशा कहती हूँ कि आपका तो कमिश्निंग हुई थी एयरफोर्स में, मेरा तो जन्म ही एयरफोर्स में हुआ, क्योंकि मैं एयरफोर्स के एक SSQ कहते हैं उसको, स्टेशन सिक क्वार्टर्स, उसमें मेरा जन्म हुआ था जोधपुर में ही। तब मेरे फादर की यहाँ पोस्टिंग थी। और अर्ली एजुकेशन शुरुआत से ही केंद्रीय विद्यालय से रही, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब जब आप डिफेंस के में होता है तो यूजुअली केंद्रीय विद्यालय वाज द प्रेफर्ड स्कूल, और उसी से फिर केंद्रीय विद्यालय में रहा। और टुवर्ड्स प्राइमरी, एंड ऑफ प्राइमरी स्कूल मेरे मदर यहाँ सेटल हो गए जोधपुर में, कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब वाज नॉट रियली वर्किंग वेल विद द एजुकेशन। मैं अब 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। और फिर मेरी ज़्यादातर पढ़ाई बात की जोधपुर में ही हुई। जोधपुर यूनिवर्सिटी से फिर मैंने पहले BSc किया केन कॉलेज से, फिर मैंने लॉ फैकल्टी से LLB किया, यहीं से LLM किया, और वकालत सुप्रीम कोर्ट में ही करी। यहाँ मैंने वकालत कभी नहीं करी। मैम जरा चलते हैं उन जी प्लीज आप। आपका एक सवाल और था कि मैं लॉ में आई कैसे। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्योंकि मैं एक एक्सीडेंटल लॉयर हूँ। मैं वकालत नहीं पढ़ना चाह रही थी, ये मेरे कहीं भी स्कोप में नहीं था। मैं एक्चुअली NCC की कैडेट थी, और मैं बहुत जोश से NCC, मतलब मैं फ्लाइंग एयरफोर्स विंग में थी, सोलो ग्लाइडर पायलट थी, कनाडा गई थी, कंट्री को रिप्रेजेंट किया था यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में, RDC में परेड करी थी, रिपब्लिक डे कैंप में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था एज परेड कमांडर। तो मेरे को बड़ा और फौजी बैकग्राउंड था ही, तो मुझे लगा कि फौज मेरे लिए बहुत, और वो भी आई वांटेड टू फ्लाई। आई फेल्ट कि एयरफोर्स वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर मी। लेकिन मैं जब उसका एग्जाम देने गई, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मैं वो टेस्ट ही फेल हो गई। मसूरी में वो एग्जाम था, देहरादून से ऊपर मसूरी में वो एग्जाम था, तो वो एग्जाम ही मैं फेल कर गई। और जब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रखे थे अपने लिए, तब मेरे बड़े भाई, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हैं, मेरी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। मैं उनकी सबसे बड़ी फैन भी अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे को लॉ की तरफ गाइड किया। उन्होंने मेरा रुख, वो इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट लॉयर इन आवर फैमिली। उनके गाइडेंस में मैं लॉ में आई, और उन्होंने कहा कि तू इसमें आओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये एक ऐसा डायनेमिक एरिया है जहां तुम्हें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन इन दिस। उनकी बात को मान के मैं आ गई। उन्होंने ही उंगली पकड़ के लॉ के जगत में चलना सिखाया। और अब लेकिन एक बात जरूर मैं जोड़ूंगी कि इंसान जब यंग होता है, थोड़ा ब्रैश भी होता है, यू डोंट नो इनफ। आज अगर मुझे मौका मिले मेरी जिंदगी दोबारा उस मोड़ से शुरू करने का, तो अब की बार मैं शायद पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट को देने ही नहीं जाऊंगी, सीधा ही लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। बड़ी आपने ये अच्छी बात रखी, क्योंकि कई बार होता है कि हमसे बहुत नए यंग दर्शक जुड़े रहते हैं, स्कूल में, लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यंग वकील हैं।
तो ये आपने अच्छा बताया कि अगर जीवन एक दरवाजा बंद कर दो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और आपको मार्गदर्शन आपके बड़े भाई साहब ने दिया, आपको बताया कि आप लॉ की शिक्षा ग्रहण करें, और आप उससे पहले बीएससी कर चुकी थी आपने बताया। और जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो पहले जो उतार चढ़ाव आपने जिसकी व्याख्या की उसके बाद आप लॉ स्कूल में आई, उस जरा दौर पे चल पड़ते हैं। वो कैसी 3 साल में या 5 साल आपने कौन सा कोर्स किया, और उस समय की शिक्षा में कोई इंटर्नशिप करने का आपको अगर मौका मिला हो जोधपुर में या कहीं और देश में, उसके बारे में हमें कुछ बताएं, और कुछ रोशनी डालें उन 3 या 5 सालों की जो आपकी जो ग्रेजुएशन रही वो आपकी कैसी रही पढ़ाई। जैन जी, मैं उस जमाने की लॉ मैंने करी हुई है जिस जमाने में ये 5 साल वाला कोर्स शायद एक ही था हिंदुस्तान में जो बैंगलोर एनएलयू में था। अदरवाइज एनएलयूज बैंगलोर के अलावा थे ही नहीं। और इनफैक्ट लॉ की पढ़ाई आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी इवनिंग फैकल्टी में होती थी, क्योंकि लॉ कॉलेजेस को प्रोफेशनल कोर्स माना जाता था, तो बहुत सारे वर्किंग लोग भी उसको ज्वाइन करते थे। दूसरा, एटलीस्ट जोधपुर यूनिवर्सिटी में लॉ की अलग से क्लासेस ही नहीं थी। देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लासरूम। तो जो मॉर्निंग में आर्ट्स और कॉमर्स के क्लासरूम्स यूज होते थे, वही क्लासरूम्स शाम को लॉ के लिए यूज होते थे। तो हमारा तो शाम का मतलब एक एडहॉक तरीके से लॉ का वो चलता था। बट आई मस्ट से कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ही कुछ अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिला, वेरी लर्नड एंड वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग। मतलब जिस तरह से लॉ की पढ़ाई में उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, एग्जाम्पल्स दिए, केस लॉज, तो कभी भी नहीं लगा कि वी वर लैकिंग इन एनी वे। वैसे भी जोधपुर की एक स्पेशल राजस्थान में बात जुडिशियल उसमें ये है कि जोधपुर इज द सीट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, इट इज द जुडिशियल कैपिटल दैट वे ऑफ द स्टेट। तो वी हमारे यहाँ बार का भी काफी एंगेजमेंट रहता है। सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार भी एज विजिटिंग फैकल्टी लॉ फैकल्टी में आते रहते हैं। तो पुरानी ओल्ड फैकल्टी है, बड़ी रिनाउंड फैकल्टी है, लेकिन ओल्ड फैकल्टी, ओल्ड लॉ फैकल्टी में मैंने लॉ किया। मूट कोर्ट्स वगैरह की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इनफैक्ट एक मूट कोर्ट का शुरुआत यही हुई कि ये भी मकतूरमल सिंघवी साहब के नाम पे, उनकी मेमोरी में उनके परिवार ने जो मूट कोर्ट शुरू किया था, उस मूट कोर्ट में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिर एक बार जब थोड़ा सा चस्का लगा तो लगा कि नहीं ये तो अच्छी चीज है, एंड देन वी ट्राइड एंड ऑन आवर ओन इनिशिएटिव, क्योंकि एक रेगुलर करिकुलम नहीं था मूट कोर्ट का, तो यू हैड टू टेक इनिशिएटिव ऑन योर ओन। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया काफी सारे मूट कोर्ट्स में और अच्छे प्राइजेस भी जीते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मूट कोर्ट, नेशनल मूट कोर्ट होस्ट कर रही थी, उसमें मुझे बेस्ट स्टूडेंट लॉयर ऑफ द कंट्री का भी अवार्ड मिला। वो भी एक इंटरेस्टिंग वो था, क्योंकि उनको मूटिंग के कॉलेजेस फिक्स थे कि ये कॉलेज से अच्छी टीम आती है, ये फैकल्टी से अच्छी टीम आती है। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी कहीं उसमें मैप पे था नहीं, तो उनको काफी सरप्राइजिंग लगा कि कौन कहाँ से आके कर रहा है। फिर हमने जैसप में भी पार्टिसिपेट किया, नेशनल राउंड तक किया, वी कुडंट गो बियॉन्ड दैट, बट इट वाज अ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक मुझे लॉ की पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगी कि द स्टडी ऑफ लॉ really it encourages you to become a student of law for life। ये नहीं कि कानून की पढ़ाई आपको सब पढ़ा देगी, लेकिन कानून की पढ़ाई आप में वो क्यूरियोसिटी जगा देगी कि यू रिमेन अ स्टूडेंट ऑफ लॉ फॉर लाइफ। अगर आपने वो अचीव कर लिया लॉ कॉलेज से, तो आप तो यू हैव सक्सेसफुली गॉन थ्रू लीगल एजुकेशन, इन माय हम्बल ओपिनियन। आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि किस तरीके से लॉ के छात्रों के लिए कोई ज्यादा प्रावधान नहीं थे उस वक्त जोधपुर यूनिवर्सिटी में, और एक जो होता है जो कार्यभार हम अपने एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं अपने कंधों पर, स्पेशली जब हम यंग होते हैं और तरह तरह के मूड को साथ होता है कि अड्डे बड़े सीमित थे, उसके जो गढ़ होते हैं, तो उसमें भी आप गई, आप मेधावी छात्रा रही, आपने बहुत वहाँ पे भरसक प्रयत्न किया और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। उसके बाद के सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली तो किस दफ्तर को आपने ज्वाइन किया, कहाँ से आपने अपनी वकालत का सफर शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताएं, ताकि हमारे नए दर्शक जान सकें कि जो एक युवा वकील होता है वो जब अपना सफर शुरू करता है तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या सीखने की चीजें होती हैं, और हम अपने मेंटर से, अपने गुरुओं से, अपने सीनियर से क्या क्या हमें सीखना चाहिए, और उनका टेम्परामेंट, जहाँ जिस लॉ ऑफिस आप जुड़ेंगे तो उनका टेम्परामेंट, उनका सिखाने का तरीका कैसा। जैन जी, आप हंसेंगे पर मेरा बहुत अनकन्वेंशनल जर्नी रही है, क्योंकि मतलब ऐसे इस तरह से था कि गुड़कते गुड़कते कुछ ना कुछ रास्ता निकलता गया। ऐसा कोई वेल चार्टेड वो नहीं था। हाँ, मेरे दिमाग में एक
सनक जरूर थी कि मैं देश के सर्वोत्तम न्यायालय में वकालत करना चाहती थी। ये मेरी एक सनक ही थी, क्योंकि उस उम्र में आप अगर कोई ठान लो कि आपको वहां सुप्रीम कोर्ट में वकालत करनी का, मैं हम लोग राजस्थान के, दिल्ली में कोई प्रेजेंस नहीं, कोई ऐसा गाइडेंस नहीं, तो और एक्चुअली जब मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम आई तो देखिए राजस्थान का कल्चर बहुत अलग है। मैं जब यहाँ पली बड़ी हुई तो यहाँ पे एक अपनत्व अलग है, यहाँ का एक वैल्यू सिस्टम अलग है, यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं तो दिल्ली में शुरू के कुछ महीनों में तो रोती रहती थी कि मैं कहाँ कितनी रूड इन डिफरेंट जगह आ गई हूँ, बिकॉज आई वाज नॉट रियली, एंड आई अंडरस्टैंड, आई मीन नाउ आई एम पार्ट ऑफ दैट सिटी फॉर 25 years, सो आई नो कि किसी के पास टाइम नहीं होता किसी के लिए, और जोधपुर में सबके पास टाइम होता है सबके लिए। तो ये एक बहुत रूड शॉक था। लेकिन थोड़ी सी मेरी जर्नी अनकन्वेंशनल भी इसलिए रही कि मैं लॉ सेकेंड ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी, और मैं जब यंग लॉयर बनी, मतलब मेरे पास मेरा पहला केस आया, उससे पहले मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ थी, 2 ट्विंस बेटे मेरे हुए। तो मेरे पास ये लग्जरी नहीं थी कि मैं किसी के ऑफिस को ज्वाइन कर पाती। मैं कोर्ट आ पा रही थी और मतलब कुछ कर पा रही थी, वो ही मेरे लिए एक बड़ा वो था। लेकिन मेरे फादर उन्होंने एयरफोर्स से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके वो प्रोफेशन में आ गए थे, तो उनका ऑफिस अवेलेबल था मेरे पास। हालांकि वो भी, क्योंकि वो भी नया ऑफिस सेटअप कर रहे थे, तो मैं और वो, लेकिन मेरे पास एक बड़ा फिर भी सपोर्ट था उनका कि मतलब मैं अपने बच्चों को ऑफिस ला सकती थी। और लेकिन किसी सीनियर के ऑफिस को ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला नहीं। पर मैं मेरे प्रोफेशनल गुरु मेरे बड़े भाई को ही मानती हूँ, क्योंकि जितनी भी गाइडेंस मिली, हालांकि वो पहले उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करी थी और 3-4 साल वहां वकालत करके राजस्थान आ गए थे वो, जोधपुर में ही। लेकिन कोई भी पेपर आता, कागज आता, कोई क्लाइंट्स भूले भटके अगर कुछ दे जाते, तो उनसे हम कागज रख लेते कि हम इसको स्टडी करके आपको कल बताएंगे। मतलब ये जताते थे नहीं थे कि समझ नहीं आ रहा है हमारे को कुछ, लेकिन कागज रख लेते थे, और उनके जाते ही वापस सीधा टेलीफोन लगाते थे बड़े भाई साहब को कि दादा आप बताइए, अब ये कागज आए, इसमें ये लिखा है पूरा। और बहुत ही पेशेंस से मेरे बड़े भाई, उन्होंने बिल्कुल उंगली पकड़ के हमारे को पूरा रास्ता चलाया, मेरे को और मेरी बड़ी बहन को। और बहुत ही पेशेंस से फिर यहाँ पे जोधपुर आए तो उनको जब भी आती थी तो मैं उनको नोटिस करती थी कैसे वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ही मेरे प्रोफेशनल गुरु रहे हैं। आई रियली डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ जॉइनिंग अ चेंबर एंड बीइंग एसोसिएटेड विद दैट। लेकिन एक फायदा आपको फिर भी बताती हूँ जैन जी, की एक हैंड होल्डिंग तो मेरे बड़े भाई ने की, लेकिन जो कोर्ट के कॉरिडोर्स हैं वो दे आर लाइक, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर्स आर लाइक द बेस्ट ऑफ द आईवी लीग कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इतनी लर्निंग है, इतना सीखने को है, इतने एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े वकील जिनका आप नाम मतलब ख्याति वाले वकील, ऐसा लगता था कि आसमान से सितारे यहाँ पे बिखरे हुए हैं फैल के। तो एक बड़ा ऑ वाला एटमॉस्फेयर भी था। और जेटली साहब, साल्वे साहब, जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो वो प्रोफेशन में बिल्कुल टॉप के सुपरस्टार्स थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उनके पीछे एक बड़ा उनका चेंबर फॉलो करता था, उनके जूनियर्स होते थे, उनके इंटर्न्स होते थे। पर कोर्ट में आपको देखने के लिए और उनसे सीखने के लिए, उनके मैनरिज्म्स को ऑब्जर्व करने के लिए कोई मनाही नहीं है। यू डोंट नीड टू बिलोंग टू देयर चेंबर्स। तो मैं भी जहाँ अच्छे वकील दिखते थे, मुझे पसंद आते थे, उनके पीछे हो लेती थी, पूछ बन जाती थी किसी के भी। कोर्ट में बैठे बैठे वॉच करो, ऑब्जर्व करो। इनफैक्ट साल्वे साहब का तो हम लोग जब मैं बार की सेक्रेटरी थी तो उनको पद्म भूषण मिला था, तो हमने बार की तरफ से उनका फेलिसिटेशन किया। उनका बड़ा चेंबर था जो पूरा आधा हॉल उनके चेंबर से भर गया। तो मैंने बोला, उस टाइम मैं सेक्रेटरी थी, मेरे पास माइक था, तो मैंने उनको बोला कि सर आपने कई सारे अर्जुनों को तो अपने चेंबर में सिखाया ही, लेकिन कई एकलव्य भी हैं जो आपसे चुपचाप पीछे पीछे सीखते रहे, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इफ यू वांट टू लर्न, there is plenty to learn, and अगर आप में चाह होती है सीखने की तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, और इतनी सारी जगहों से मदद मिलती है, कॉलीग्स, सीनियर्स, बेंच से, हर जगह से मदद तैयार है। आपको बस क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से बात को रखा कि संकट भी हैं और कई चुनौतियां भी आती हैं, पर परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर है कि हम कितनी सहजता से उस कार्य को सीखते हैं। और एकलव्य और अर्जुन की आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब हम यंग वकील होते हैं
थोड़ा शुरू शुरू में किसी भी वकील के पास जब वकालत शुरू होती है तो काम थोड़ा सा कम रहता है, और उस वक्त हमारे पास समय रहता है कि हम सीख सकें, कोर्ट रूम में बैठे बारीकियां देखें, जज साहब कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े वकीलों से जो इतने दिग्गज वकील हैं, और सिर्फ नामी गिरामी नहीं, इतने और भी इतने अच्छे हमारे वकील भाई बंधु हैं जो बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, दलीलें देते हैं। तो सीखने को वही आपने बोला, जो कॉरिडोर्स है हमारे कोर्ट के वो अपने आप में किसी भी आईवी लीग से कम नहीं है। तो मैं अपने इससे अगले सवाल पे निकल के आपके लिए आता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि सेकेंड ईयर में लॉ में आपकी शादी हो गई, फिर आप मदरहुड की तरफ आप अग्रसर हुई, आपके 2 बेटे हैं, तो बड़ा एक मुश्किल बैलेंस आता है। हाल फिलहाल में तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में क्रैश वगैरह खुला कोरोना संक्रमण दौर से, फिर इसका उद्घाटन हुआ, पर एज ए यंग मदर वो क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि आप वकील भी थी, अब आप दिल्ली आ चुकी थी जोधपुर से, एक आपने बताया कि दिल्ली कल्चर की एक अलग परेशानी होती है, अपना तो थोड़ा कम है यहाँ पे, ऐसा किसी भी जो दिल्ली वाला नहीं है, मैं भी दिल्ली वाला नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि मूलभूत मैं उत्तरांचल कुमाऊं से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब इतने साल हो जाते हैं तो आप उस रंग में ढल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सके। तो जब आप एक यंग मदर थी, आप यंग वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, क्योंकि आपने ये धारणा मन में बांध ली थी कि मुझे ही प्रैक्टिस करनी है, तो कितना चुनौती दौर था वो, किस किस तरह की परेशानी आपने फेस की प्रोफेशनली, कैसे आप टाइम मैनेज करती थी, क्योंकि बड़े भाई थे आपके, फादर साहब हैं जो आपको परस्पर गाइड करते रहे, पर ये होता है कि वकील को चुनौती खुद ही सहनी पड़ती है और खुद ही उस फाइल को आत्मसात करके जैसा आपके सामने भी दलील रखनी होती है। तो उस दौर के बारे में थोड़ा सा बताइए। बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट था जैन जी। ज्यादातर मुझे लगता है उस दौर में मैं फेल ही होती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती थी। मेरे जुड़वा बेटे हैं दोनों, तो लगभग 8-9 महीने तो मैं बिल्कुल कोर्ट गई नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस ये कोर्ट जा ही नहीं पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी ये काम। और फिर मैंने एक्चुअली, मेरी मदर ने मुझे काफी, आई एम वेरी लकी कि एज अ पर्सनल मेंटर, प्रोफेशनल तो मेरे बड़े भाई हैं, पर मेरी माँ का जो रोल, इंस्पिरेशनल रोल मेरी जिंदगी में रहा है हर स्टेज पे, वो बहुत एग्जेम्पलरी रहा है। मेरी मदर बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी लेडी हैं। उन्होंने बहुत प्यार भी मिलता है, लेकिन अच्छी सी फटकार भी मिलती है। तो उन्होंने मुझे, जब मैं 10-11 महीने तक कोर्ट में कंtemplate करने लगी कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इट इज टू मच, मैं मतलब मदरहुड ही निभा लूं तो मैं आई कांट डू इनजस्टिस टू माई चिल्ड्रन। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि, लिटरली यही वर्ड थे उनके, कि जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने बेटे को बांध के ले जा सकती है, तो तुम वकालत करने के लिए अपने बच्चों के साथ वकालत नहीं कर सकती। डोंट टेल मी दैट यू आर गोइंग टू गिव अप नाउ। क्योंकि मेरी माँ जानती थी कि मैं बड़ी मतलब मैं खुश नहीं होती, मैं वो डिसीजन ले तो लेती पर खुश नहीं होती, पर उससे हिम्मत मिलती है जैन जी, जब आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। डिफिकल्ट था, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, और मुझे लगता है मैंने मेरे बच्चों पे भी बहुत ज्यादतियां करी इसकी वजह से, क्योंकि मैं गुड़गांव रहती थी। अब यंग वकील हो, आप दिल्ली फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए हो, तो यू कांट अफोर्ड टू लिव क्लोज टू द कोर्ट्स। आई मीन, यू जस्ट डोंट हैव द फाइनेंशियल वेयरविदऑल। आप अच्छे परिवार के बैकग्राउंड से तो आते हो, पर लेकिन फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योरसेल्फ एंड गो अबाउट थिंग्स। मेरे हस्बैंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, वो अपनी प्रोफेशन में बहुत बिजी रहते थे, और कहीं ना कहीं समाज का ताना बाना ये ही एक्सपेक्ट करता है कि चाइल्ड बेयरिंग और चाइल्ड रेयरिंग का सारा जिम्मा ज्यादा माँ के कंधों पे ही आता है। तो मैं मेरी ये जर्नी होती थी कि मैं सुबह 6:30-7 बजे घर से निकलती थी, मेरे बच्चों के समेत, गुड़गांव से, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता था। यहाँ आती थी ऑफिस में, थैंकफुली मेरे ऑफिस में एक छोटी जगह थी जहाँ एक छोटा कमरा था जिसमें बच्चे थे, और उनको कभी प्ले स्कूल वगैरह में मैं नहीं डाल पाई, वहीं वो लेकिन मेरे बच्चे ABCD नहीं पढ़ते थे, पर वो ऑफिस की फाइलों से खेलना सीख गए, ऑफिस की फाइलों में ड्राइंग सीख गए, और वो घर घर नहीं खेलते थे, लेकिन वो स्टेनो और क्लर्क बन के और वकील बन के वो वाला खेल सीखते थे। वो तो ऑफिस में ही रहते थे। तो इनफैक्ट 10-11 साल तक मेरे बच्चे रोज ऑफिस ही आते थे, स्कूल खत्म करके थे, फिर स्कूल से खत्म करके भी वापस ऑफिस आ जाते थे। किसी तरह निकल गया समय, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा समय निकला। अब मैं कई जगह फेल भी हुई जरूर एज अ मदर, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ग्रो किए। और एक अच्छी बात ये होती है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि मेरे पास मेरे बच्चे इतनी अर्ली इन द प्रोफेशन हो गए कि उस टाइम मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं था, तो एक आध फाइल में साथ साथ हो जाता था। उन फाइलों में बच्चे थोड़े सर्कल्स ड्रॉ कर देते थे, और वो थोड़ा मैं भी पढ़ लेती थी साथ में, और हो जाता था, किसी तरह रास्ता निकल गया।
बड़ी सुंदर वर्णन किया मैम आपने इस चीज का। कभी ऐसा हुआ कि बच्चों ने सर्कल ड्रॉ किया हो और गलती से आपने उसको कोट कर दिया हो कोर्ट में? ये सब चीजें अभी एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही थी। सोली सोराबजी साहब, आई मीन फॉर डॉयन ऑफ द बार, ही हैज बीन एन वेरी प्रोफाउंड एंड थोरो जेंटलमैन। मैं मेरे बच्चों को कह रही थी, अब मेरे बच्चे अब 21 साल के हैं, मैं उनको कह रही थी कि जब तुम 4 साल के थे, 3-4 साल के, तो तुमने सोली सोराबजी साहब के ऑफिस में केक खाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे? मैंने कहा क्योंकि मैं शाम को भी जल्दी निकलती थी, क्योंकि गुड़गांव का रास्ता लंबा होता था और बच्चों की फिर शाम को, मतलब छोटे बच्चे तो बहुत सारी चीजें। तो एक मैटर में सोराबजी साहब को ब्रीफ करना था। सोराबजी साहब सीनियर्स की कॉन्फ्रेंस शाम को होती, तो कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गई, लेकिन गाड़ी में मेरे बच्चे, मेरे वो सब चीज गाड़ी में थी, मेरे ड्राइवर थे, मेरे बच्चे थे, और वो वेट कर रहे थे। सोराबजी साहब को जब पता चला, और कॉन्फ्रेंस लेट हुई क्योंकि वो पहले से लेट चल रहे थे, उनको जैसे ही पता चला कि मेरे बच्चे गाड़ी में, उन्होंने बच्चों को गाड़ी से वहां अपने ऑफिस में बुलवा लिया, उनको केक खिलवाया दोनों को। तो इट वाज सो स्वीट कि आपकी मदद करने के लिए सब जने आ ही जाते हैं। फिर वो जब तक हमारी कॉन्फ्रेंस चली, वो वहां पे खेलते रहे उस उनके रिसेप्शन एरिया में, उनके वेटिंग एरिया में, और बहुत कंफर्टेबली। तो कितनी अच्छी बात है कि इतनी मदद और इतना अफेक्शन आपको आपके सीनियर्स से भी मिल जाता है। मतलब ये नहीं कहा कि अच्छा तुम बच्चे लेके कैसे आई हो ब्रीफ करने के लिए, उन्होंने बच्चों को बुला के केक ऑफर किया। जी, आपने मैम बहुत सुंदर वर्णन किया सोराबजी साहब का। मे सोल रेस्ट इन पीस। अभी मतलब ये वी हैव बीन यू नो रियली फॉर्चुनेट टू हैव सच डॉयंस ऑफ द बार। और कोरोना संक्रमण में कई बार हमें अच्छी खबरें नहीं आ पा रही, पर ये आपने बहुत अच्छी और सहज बात रखी कि जो वकालत हमारा प्रोफेशन है उसमें पीपल आर ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू हेल्प ईच अदर। जिस तरह से मतलब चाहे वो कोर्ट स्टैम्प हो, चाहे वो फोटोकॉपी कराना हो, चाहे वो लाइब्रेरी का रास्ता दिखाना हो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी जो फ्रेटर्निटी है पूरी, मैं समझता हूँ एक दूसरे के साथ इतने इनविजिबल थ्रेड से जुड़ी हुई है। और वो एक स्नेह का धागा मैं उसको मानता हूँ कि हम सबको सहजता से साथ लेके चलते हैं। और बाहर की दुनिया शायद ये समझ नहीं पाती, जो नॉन लॉयर्स, अगर मैं उनकी बात करूँ, आपने बताया कि छोटे बच्चे हैं उनको बकायदा बुलाया गया, वो अपना खेलते रहे, और उस दौरान आपने बखूबी ब्रीफिंग भी कर दी। सोराबजी साहब ने केस भी समझ लिया, और मैं समझता हूँ उतनी सक्षमता से अगले दिन बहस भी कर लिया होगा। तो एक ये जो रहता है कि उत्तरदायित्व रहता है हमारे कंधों पे, चाहे पेरेंट्स समझ जाए, और स्पेशली मदरहुड का जब हम भाग लेते हैं तो उसमें इतनी सारी चुनौतियां रहती हैं। अगला सवाल मैम मैं आपके जीवन से करना चाहूंगा। आप एडवोकेट और रिकॉर्ड भी रही कई साल, इससे पहले आपको वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो आपने कब सोचा कि मुझे अब एडवोकेट और रिकॉर्ड बनना चाहिए? और एडवोकेट और रिकॉर्ड बनना अपने आप में एक बहुत कठिन इसका एग्जाम माना जाता है हमारे देश में, बहुत टफ एग्जाम होता है, बहुत कम लोग इसको उत्तीर्ण कर पाते हैं। तो इस सफर के बारे में हमें कुछ बताइए कि उस एग्जाम की आपने तैयारी कैसे की, और एडवोकेट और रिकॉर्ड बनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या तब्दीली है? जैन जी, जब मेरे को वकालत में 4-5 साल हो गए, तो मैंने रियलाइज किया कि देखिए, मैंने आपको जैसे अच्छी बातें तो बताई, पर कई सारी चीजें ऐसी भी थी कि क्लाइंट्स और कई सारी जगह आपकी कॉलीग्स आपको सीरियसली नहीं लेते बिकॉज यू आर अ वुमन लॉयर। उनको लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज अलग होंगी, मे बी प्रोफेशन इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि आप एक्चुअली किसी माँ से अगर ये कहें कि वो मदरहुड से ऊपर किसी चीज को प्रायोरिटी दे दे अपनी जिंदगी में, एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स, तो ऐसा कोई माँ करती भी नहीं है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह को और मतलब फर्म बनाना है, तो एक एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड you become a credible part of the Supreme Court system। क्योंकि आपने सही कहा, इस एग्जाम में अब तो काफी अच्छे नंबर ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हर साल इस एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ब्राइट बच्चे आ रहे हैं। पर पहले बैक इन द डे, इनफैक्ट हमारे से भी पहले वाले टाइम में तो साल के 5-6 ही जने इसको क्लियर कर पाते थे। हम लोगों के समय में 25, 30, 50 के लगभग का नंबर होता था जो इस एग्जाम को हर साल क्लियर कर पाते। काफी डिफिकल्ट था। गाइडेंस जहां से भी मैंने लेने की कोशिश करी, मुझे गाइडेंस मिली इस एग्जाम के लिए। डिफिकल्ट था पढ़ना बच्चों के साथ में, लेकिन मैं एक्चुअली मैं एकेडमिकली साउंड रही हूँ। तो आई डू हैव एन एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड। मैं लॉ की भी गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मैं पढ़ाई ठीक से कर पाई और थैंकफुली एग्जाम पास हो गया। बट इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई फेल्ट कि क्योंकि जब आपका कॉज लिस्ट में नाम आता है, फाइल पे आपका नाम है, देन योर जजेस नो यू एज अ नेम। अदरवाइज मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी हायर हो जाती है। एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यू इमीडिएटली गेट अ मिनिमम लेवल ऑफ रेस्पेक्ट दैट यू आर एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इट्स अ डिस्टिंक्शन।
So that really changes your the way the clients look at you, way the system looks at you, and your recognition in the system definitely gets much better. Work increases a lot because as an advocate on record आपकी responsibility बहुत high है, आपके ऊपर आपके shoulders पे responsibility even senior counsel से ज़्यादा है. आप responsibility shirk नहीं कर सकते. Everything from the from typing things to translations to affidavits, everything has to be attended to. It is like it's really 13 साल में advocate on record रही जब तक मैं elevate designate नहीं हुई as a senior, पर that was a huge learning experience in my life, and it was a I think अगर जो भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहे जरूर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस पूरे एक्सपीरियंस में. जी मैम, क्योंकि मैंने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में गौर किया है, खासकर जब इलेक्ट्रॉनिक हमारे वो बोर्ड लग गए, अब तो काफ़ी हाईफाई चीज़ें लग गई हैं, लेकिन कभी कभी अगर कोई सीनियर ना आ पाए या हो सकता है कोई आपके मित्र हों तो आपकी जो फाइलिंग करवाए ना आ पाए, तो एडवोकेट और रिकॉर्डी का नाम फ्लैश करते हैं. समटाइम्स कोर्ट डोंट लुक एट इट वेरी काइंडली अगर आपने कोई मैटर स्किप कर दिया हो, बिकॉज जो आपने जिम्मेदारी की बात की वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका नाम है फाइल पे, आपका जो एडवोकेट और रिकॉर्ड का नंबर होता है, आपका नाम है, तो एक रेपुटेशन की बात आ जाती है, और कोर्ट की तरफ जो हमारी जो निरंतर एक जिम्मेदारी है वो बनती रहती है. हम एक सवाल मेरा और निकल के आता है, क्योंकि आपने बताया कि जो ट्रांजिशन रहा आपका जोधपुर से दिल्ली का, तो प्रैक्टिस बनाने में स्पेशली अगर आप एक नॉन डेली आइट, अगर मैं उसको एक टर्म यूज करूँ, तो कितना वक्त लगता है, क्योंकि खासकर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि स्टेट फीडर आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि एक स्टेट से मैटर आते हैं, क्योंकि सर्वोच्चतम न्यायालय है और हर स्टेट से देश के केस उठ के आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक. बहुत हाई स्टेक्स मैटर होते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं. तो वो जो ब्रिज था वो आपने अपने करियर में कैसे गैप किया उसको? जैन जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली के, इसीलिए आप देखेंगे कि अपने सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में पूरे देश के हर राज्य की लॉयर्स मिलेंगे आपको, हर राज्य की बोलियां मिलेगी, हर राज्य का डायलॉग यहाँ आप सुनने को मिलेगा, क्योंकि लॉयर्स और यूजुअली उनके क्लर्क्स भी उसी स्टेट के होते हैं जहाँ के वो होते हैं. और लिटिगेशन पूरा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल लिटिगेशन हालांकि थियोरेटिकली तो बहुत हाई है, लेकिन 95% जो लिटिगेशन है वो SLPs होता है, आर्टिकल 136 का लिटिगेशन सबसे ज्यादा होता है, और वो डिफरेंट हाई कोर्ट से आता है. तो आपको आपके होम हाई कोर्ट से एक अच्छा आपकी प्रेजेंस हो, क्योंकि आपको दिल्ली का लिटिगेशन आपके पास आने में समय लगेगा. I mean, मेरे को कई बार, मैं थोड़ा जब मीडियम लेवल की लॉयर हो गई, 10-15 साल की प्रैक्टिस में थोड़ा आइडेंटिटी होने लगी, तो मैं कोई एक आध बार दिल्ली हाई कोर्ट में अपीयर होने गई, तो मेरे को जज साहब ने बोला कि तुम तो बिजी वकील हो, यहाँ आती नहीं हो सुप्रीम कोर्ट की. मैंने कहा लॉर्डशिप, यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे को राजस्थान के वकीलों को कौन ब्रीफ करे दिल्ली हाई कोर्ट के लिए. तो यू डोंट हैव वर्क बेसिकली फॉर एनी ऑफ द दिल्लीज लोकल कोर्ट्स, क्योंकि आपको वहां कोई जानता नहीं. देखिए, वकालत का प्रोफेशन ऐसा है, जैन जी आप एग्री करेंगे, कि एक अनइम्पीचेबल क्रेडिबिलिटी क्लाइंट के मन में होनी चाहिए जिस वकील को वो एंगेज करे. मेरिट तो वो जानता है कि यंग लॉयर हो तो आप धीरे धीरे आपकी मेरिट बन रही है, और वो ब्लाइंड डॉक्टर और वकील के लिए जब तक ब्लाइंड फेथ नहीं हो तब तक क्लाइंट आपको एंगेज नहीं करता. अब वो ब्लाइंड फेथ बनने में, इसीलिए यंग लॉयर्स की प्रैक्टिस इतनी मुश्किल से सेटअप होती है कि हम वी आर नॉट मेकिंग मैगी, वी आर नॉट मेकिंग दाल चावल. मैं अपने जूनियर्स को कई बार बोलती हूँ कि हमें समझ लो कि आप जो बनाने बैठे हो ये जल्दी बन ही नहीं सकता. आप जो बनाने बैठे हो ये दाल चावल सब्जी रोटी मैगी कॉफी कुछ नहीं है, ये 56 भोग हैं जिसको आपको बनाने में समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप इसको आराम से खूब लंबे समय तक आप इसको एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि आपका रिटायरमेंट टाइम कुछ नहीं होता. आई मीन, you start to shine when everybody else is retiring in other professions all around you. So you have to have that patience in your mind. There are no shortcuts here, not in this profession. एट द सेम टाइम तो अब तो आपको जो वो फेथ मिलता है, आपका खुद का फेथ तो डेवलप होने में टाइम लगेगा. फेथ आपको किससे मिलेगा? जो आपको आपके मदर को ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, उनको लगेगा कि इस माँ की बेटी है तो इसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस भाई की बहन है तो इसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस फादर की डॉटर है तो आपके परिवार से आपको मिलता है, क्योंकि यंग फ्रेंड्स भी होते हैं आपके, और
मेरे ब्रदर ने हमेशा मुझे यही बताया, उनकी भी उन्होंने भी, वो भी सेल्फ स्टार्टर थे, फर्स्ट लॉयर हमारे पूरे खानदान के थे, तो उन्होंने यही बताया कि हमने तो शुरुआत में जो क्लाइंट्स थे उनको वापस घर जाने के किराए के पैसे भी दिए कि ये लो, लेकिन केस आपका पॉइंट अच्छा है, लॉ पॉइंट अच्छा है, तो केस करते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट द जर्नी लाइक दैट एंड नॉट वरी अबाउट कहाँ से काम आएगा, कैसे आएगा। आपके हाथ में जो काम है उसका बेस्ट करो और अपने आप रास्ते निकलते जाते हैं। ये वो खेत में फसल बोने की तरह है जयंत जी। आपको बोते टाइम तो लगेगा कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, आप एक 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 बीज बो रहे हो, लेकिन वो बीज जब उगना शुरू होते हैं तो फसल जब लहलहाती है तब अच्छी भी बहुत लगती है। ये आपने किसान और एक सामान्य जीवन की जो कठिनाई और जो उसमें मेहनत लगती है मैम, उसको बहुत बखूबी से उसका वर्णन किया। क्योंकि 56 भोग की जो व्याख्या आपने की, मैं समझता हूँ एकदम मैं हामी भरता हूँ उससे। क्योंकि 56 भोग और जिस तरह के मिर्च मसाले भाव भंगिमाएं जाती हैं एक रसोई में उस खाने को परोसने में, तैयार करने में, वैसे ही सामग्री वकालत में भी लगती है। क्योंकि दिन रात आपको काम करना है, मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं, स्पेशली मैं अगर किसी चाहे कॉर्पोरेट हो या लिटिगेशन हो, किसी भी क्षेत्र की बात करूँ हमारे कानून में, किसी भी वक्त आपको किसी की कॉल आ सकती है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई गुडविल की, कि जो व्यक्ति ऑलरेडी आपके परिवार को जानता है या उनसे अवगत है और उन पर विश्वास रखता है, वही आपको आगे जाके कुछ काम देगा। मैं समझता हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी शायद इस बात को कुछ हद तक इसका मूल्यांकन नहीं कर पाती है, सही से आंक नहीं पाती। और आपने एकदम सटीक निशाना साधा इसमें कि अगर किसी को आप पे विश्वास नहीं है या आपके परिजनों पर विश्वास नहीं है, या मार्केट में आपने अपना ऐसा नाम बना लिया है कि भाई ये धोखेबाजी करता है या करती है, और या ये मतलब पैसा ले लेता है, काम नहीं करता है, ऐसी भी कई बार शिकायतें सुनने को मिलती है हम लोग के प्रोफेशन में। तो उससे आपका तो जो एक छवि है वो तो भंग होती है, साथ ही में कोर्ट की गरिमा को भी कहीं ना कहीं आहत पहुंचता है। अगला सवाल मैम मेरा जो आपके लिए है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में काफी एक्टिव रही हैं, तो वो निर्णय आपने कैसे लिया कि अब मुझे बार एसोसिएशन में इलेक्शन से लड़ने चाहिए और मुझे सुप्रीम कोर्ट के यंग लॉयर्स जो हैं उनको एक जो कहते हैं मेंटरशिप, अगर मैं प्रोड्यूस करूँ कि आजकल मेंटरशिप के बारे में हम बहुत बात कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन इतनी सशक्त और प्रबल संस्था है, तो उसमें आपने इलेक्शन लड़ने की कैसे सोची, और उससे आपके करियर और पर्सनालिटी दोनों में अगर आपने कोई बदलाव महसूस किया तो क्या क्या आपने बदलाव महसूस किया? जैन जी, एक बार मैं आपके उस सवाल पे जाऊं उससे पहले मैं आपकी पिछली वाली बात पे एक बात और जोड़ना चाहूंगी। मेरे को मेरे प्रोफेशन में जो एक सबसे अच्छा शुरू के इयर्स में जो केस आया, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो केस ऐसा आया मेरे पास कि मैं एक टीचर का केस लड़ रही थी, और मेरे पास जो फिर दूसरे सेकेंड टाइम जो क्लाइंट्स आए उन्होंने बोला कि मैडम हम ऑफिशियल मतलब हम उसमें एलडीसीज वगैरह हैं जो ऑफिशियल साइड से आके और आपको देखते थे कि आप उस टीचर के लिए कैसे लड़ती हैं, आपके अगेंस्ट में थे, लेकिन उनका खुद का जब सर्विस का केस हुआ तो वो मेरे को ढूंढते हुए आए कि आपने इतनी स्ट्रांगली। तो गुडविल बनाना ये तो एक एक ईंट है। हम हर रोज जब कोर्ट जाते हैं एक ईंट, ये नहीं है कि एक दिन में दीवार बन जाती है, हर दिन एक ईंट लेके जाएंगे और उस दीवार पे जोड़ेंगे, और एक लात लगाते ही वो दीवार पूरी की पूरी ढह जाएगी। तो ये बड़ी मेहनत और बड़ा सधा हुआ काम है जिसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी डिसीजन जैन जी बहुत ही मेरी जिंदगी अनप्लान्ड रही है। इट इज नॉट रियली, आई मीन इट मे अपीयर कि मैंने बड़ा सोच समझ के किया, लेकिन इलेक्शन के 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले हम कुछ फ्रेंड्स बात कर रहे थे। जैसे कई सारे एसोसिएशंस, लॉयर्स एसोसिएशंस में ऐसा ट्रेंड आया, हमने देखा कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स थे वो बार के ऑफिस बेरर्स नहीं बनना चाह रहे थे, वो बार के इलेक्शंस नहीं लड़ना चाह रहे थे। एसोसिएशन में कई एसोसिएशन में, सबका नहीं कह रही हूँ, पर अक्रॉस द कंट्री कई जगह ऐसा आया कि रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हटना चाह रहे थे क्योंकि दे वांटेड टू फोकस ओनली ऑन देयर वर्क। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो नॉन रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहे थे। देखिए हवा की तरह चलता है सब। अगर कोई जगह खाली होगा तो कोई दूसरी हवा आके और उस जगह को ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर राइट पीपल आर नॉट ऑक्यूपाइंग द राइट स्पेसेस, और हम खाली ये कहते रहे कि वी आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पीपल हु रियली रिफ्लेक्ट हु वी आर, तो इस तरह के हमारे डायलॉग चल रहा था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में कि ये क्या हो रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट बार में, वी आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि कोई ये तुम लड़ लो, तुम लड़ो, तुम्हें लड़ना चाहिए। लेकिन लड़ना चाहिए मतलब बहुत एफर्ट चाहिए होता है, आपको बहुत समय, एनर्जी, एफर्ट लगाना पड़ता है उसमें।
ऐसे ही उस तुनक में, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में एक ने मुझे बोला तुमको लड़ लेना चाहिए, तुम लड़ लो तो तुम्हारे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए। तो मैंने कहा चलो सोचते हैं। तो मैं वही मेरे प्रोफेशनल गुरु को मैंने फोन किया, मैंने कहा दादा ये इस तरह से बात आ रही है और आपका क्या कहना है। इतनी अच्छे दो बातें कही मेरे ब्रदर ने। पहला उन्होंने बोला इलेक्शन हर वकील की जिंदगी में, क्योंकि वो बार के काफी, मतलब बार के सेक्रेटरी, यहाँ राजस्थान बार में सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, बार काउंसिल मेंबर सब रहे हुए हैं, तो वो वैसे भी राय उनकी इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे कहते हैं कभी कोई वकील किसी इलेक्शन को लड़के कभी नहीं हारता, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर आप अपने पियर्स के बीच में इलेक्शन लड़ रहे हो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यू विल बी एबल टू रीच आउट, यू विल बी एबल टू नो मोर मेंबर्स एंड गेट टू वाइडन योर स्कोप। नहीं तो क्या होता है जैन जी, आप और मतलब हम सब वी आर ऑल, मतलब हम अपने अपने ग्रुप्स में रोज चाय कॉफी पीते हैं अपना, ये मेरे फ्रेंड सर्कल है, इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ लाइब्रेरी में बैठेंगे, इनके साथ बार रूम में बैठेंगे। जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपका वो सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको देन कोई बहाना चाहिए, आप बाकी जिनको नहीं जानते उनसे वोट मांगने के बहाने से जाते हो तो दो बात करते हो, मतलब आप यू वाइडन योर सर्कल। तो ये एक इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ा, जब मैंने ये सुना मेरे बड़े भाई से तो मैंने तो बस फिर कूद पड़ी मैं भी कि चलो लड़ लेते हैं, क्या है, क्योंकि आई हैड नथिंग टू लूज। इवन इफ आई वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन आई हैड नथिंग टू लूज, बिकॉज माय मेंटर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी दैट हारने से भी कुछ, रिजल्ट मेक्स नो डिफरेंस, यू सक्सीड बाय जस्ट कंटेस्टिंग। तो फिर अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबसे रीच आउट करने का मौका मिला। इत्तेफाक से मैं जीत गई तो फिर एक और भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि आपको मौका मिला कि आपके पीयर्स, मतलब आप, मुझे लगता है मैं कुएं की मेंढक की तरह थी बार का इलेक्शन लड़ने से पहले। I did not know what I did not know. I had no idea. I mean, there's a saying that often you have to know a lot to realize how little you know. So how little I knew, I realized only after contesting that election, because that opened me to a whole new world, a whole new arena, whole new, a parameter and paradigm of what existed, what are the difficulties that members of the bar faced. And फिर एक साल का टेन्योर था, बट आई फेल्ट कि एक साल का टेन्योर सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने वापस इलेक्शन लड़ा कि मैं 2 साल लड़ना चाह रही थी। फिर वो भी इत्तेफाक से जीती गई वापस। तो 2 साल का मेरा टेन्योर रहा एज सेक्रेटरी। बहुत सीखने को मिला और बहुत कुछ करने को मिला, और जितना अफेक्शन और रेस्पेक्ट मिलता है आपको अपने पीयर्स का, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी वास्तव में इलेक्शन लड़ना और ये बार के सेक्रेटरी रहना मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मतलब बड़ा रोल इनका रहा है। जी मैम, आपने सुंदर बात की कि सोक्रेटिस जो ग्रीक फिलोसोफर थे, ही राइटली सेड, जो आपने कोट भी किया कि आई नो दैट आई डू नॉट नो। ये एक बहुत बड़ी बात है, और जितना हम अपने दायरे को बढ़ाते हैं उतना ही हमें अपने बारे में पता चलता है और समाज से भी थोड़ा सा हम जुड़ जाते हैं और बेहतर तरीके से। और एक और आपने अच्छी बात बताई जो आपके भाई साहब ने आपको कही, जिससे आपको प्रेरणा मिली कि लूजिंग कहीं नहीं है, इट्स ओनली लर्निंग, लर्निंग इज परपेचुअल। हम लोग की प्रोफेशन में आप कुछ भी करें तो वो आपने बहुत 2 खूबसूरत बातों का वर्णन किया। अगला मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि अब आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने इतने दौर देखे, आप वकालत से शुरू की, फिर आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनी, आज आप एक वरिष्ठ वकील हैं। तो क्या तब्दीलियां आपने पाई हैं अपनी प्रैक्टिस में वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के बाद, और कौन सा फेज आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, वो जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी या अब जब आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता? ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेन पे चले गए हो आप। जैसे आप मतलब एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो मैंने आपको कहा ना, जैसे कि फाइल की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट से लगा के कोर्ट तक आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरीथिंग। तो एक्चुअली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का काम बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है। पर जब आप सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ लॉ, टूवर्ड्स proper enunciation of legal principles and good assistance to the court on those legal principles becomes more important, क्योंकि फिर आपका खाली वही काम है। फिर आपका ये काम नहीं कि आप क्लाइंट कौन है, यू कांट इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स, यू कांट फाइल, यू कांट ड्राफ्ट, वो सब आपका मतलब। पहले मुझे लगता था, जब मैं सीनियर नहीं बनी थी, तो मुझे लगता था ये बड़े अजीब से रिस्ट्रिक्शंस हैं सीनियर एडवोकेट के ऊपर कि वो क्लाइंट से बात नहीं कर सकता बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के प्रेजेंस से, वो डायरेक्ट कोई क्लाइंट डीलिंग वगैरह नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि वकील ही क्या रहे अगर वो सीनियर बनने।
समझ की बात है जैन जी, लेकिन जब सीनियर बनी तो मैंने रियलाइज किया कि वो जो प्रोफेशनल कंडक्ट के रूल्स हैं वो इतने पर्टिनेंट है और इतने इंपॉर्टेंट है एक सीनियर एडवोकेट को सही मायने में अपने रोल को फुलफिल करने के लिए कि व्हेन नाउ दैट यू हैव बिकम अ सीनियर काउंसिल यू हैव टू फोकस on that a preposition of law is properly formulated, it is properly researched, it is properly presented before the court, and you become a stronger stakeholder in the justice system. तो बहुत अलग अलग रोल है, पर जिम्मेवारी कुछ मायनों में बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ मायनों में बहुत गुना बढ़ जाती है जी। तो अगले सवाल जो मेरा निकल के आ रहा है वो ये है कि आपके इतने कार्यकाल में 25 साल के आपने इतने बड़े बड़े केस किए, लैंडमार्क जजमेंट्स आए उनमें, और कई बार आपने सरकार के अगेंस्ट केसेस किए, उनको जीता, और अब पिछले कुछ सालों में आप यूपी सरकार की एडिशनल एडवोकेट जनरल रही हैं, अभी आप करेंटली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। तो क्या फर्क पाया बतौर वकील आपने, क्योंकि एक तरफ तो आप सरकार से लड़ भी चुकी हैं, आपने अपने इतने क्लाइंट्स को न्याय दिलाया है, अब सरकार आपकी क्लाइंट है, तो क्या फर्क लगता है आपको और क्या तब्दीलियां आपने अपनी पाई हैं प्रैक्टिस में दोनों साइड्स को देखते हुए? जैन जी, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि क्या होता है कि मैं फॉर द फर्स्ट 19-20 years ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ में प्योरली एक प्राइवेट लिटिगेटिंग लॉयर थी, तो खाली प्राइवेट क्लाइंट्स थे मेरे, आई हैड नथिंग टू डू विद एनी स्टेट वर्क। लेकिन धीरे जब आपने स्टेट, तो आप एक पर्सपेक्टिव देखते हो, लेकिन जब आप सिक्के का दूसरा पहलू आप तब देखते हो जब आप सरकार की तरफ से अपीयर होते हो, और जो अपॉर्चुनिटीज और जो लर्निंग आपको सरकारी मैटर्स में मिलती है। अब जैसे मैं यूपी की जब रही तो यूपी का पूरा लिटिगेशन, वहां मेरा प्राइवेट लिटिगेशन ज्यादातर राजस्थान का था, तो यूपी का लीगल रेजीम समझना, वहां कैसे, मतलब मेरे को ये सुन के पहली बार जब मैंने शुगर केन से रिलेटेड केस किया, शुगर केन के टैक्सेस से रिलेटेड, तो मुझे वो पूरा रेजीम समझने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि गन्ने के इंस्पेक्टर से लगा के पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पूरे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पूरा एक डिपार्टमेंट, पूरा रेजीम बना हुआ है। सो शुगर केन इज सच एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। उसके अलावा आपको एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पूरे हिंदुस्तान के मैटर्स को एक्सपीरियंस करने का, उनमें अपीयर होने का मौका मिलता है। केरला के मैटर्स से लगा के जम्मू कश्मीर के मैटर्स से लगा के असम के मैटर्स से लगा के गुजरात तक के मैटर्स, इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट्स में। तो ये एक इसमें भी मेरे ब्रदर की जो राय थी वो मैं आपसे वापस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे गाइड वही हैं। जब मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम ये मत सोचना कि ये सब कुछ है जो तुम्हें मिल गया है, ये तुम्हारे को भगवान ने एक ब्लैंक चेक दिया है, अब इसमें तुम भरती क्या हो वो तुम्हारे हाथ में है, और वो तुम्हारी मेहनत से ही तुम भर पाओगी, और कोई तरीका नहीं है भरने का। कि ये मत सोचना कि ये पद मिल गया तो हाँ ठीक है, बड़ा पद मिल गया और आप बैकफुट पे चले जाओ। बड़े पद से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि देखिए कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि सरकार वर्सेस सिटीजन, बट डेमोक्रेसी में जयंत जी, सरकार represents the citizens. Government represents the collective citizenry. They are the elected representatives that people have put in office to run governance for them. So, as a government lawyer, आपकी responsibility और भी ज्यादा हो जाती है कि जो matters frivolous हैं, जो matters नहीं आने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको stop करें कि ये इस matter को ये यहाँ नहीं लाने की जरूरत है. It is not a battle against citizens. It is a battle for citizens. As a government lawyer, मेरे को again my elder brother sent me this one letter जो नानी पालकीवाला साहब ने लिखा था सोली सोराब जी को जब वो बने थे अटॉर्नी जनरल, और उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफिसर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही समझने की है कि यू आर representing citizenry as a whole, you are not against the citizens. So जब आप उस भावना से, उस एटीट्यूड से काम करते हैं तो आप बैलेंस कर पाते हैं कि आप एक, क्योंकि सामने आपके अगेंस्ट में जो रेस्पोंडेंट या पिटिशनर होगा, प्राइवेट लिटिगेंट जरूर होगा, लेकिन यू हैव टू कीप द लार्जर पिक्चर इन माइंड, द बिगर गुड, द लार्जर सिटीजनरी। और उस पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ it's an incredible experience. ऐसा एक्सपीरियंस आप इस पे आके ही आपको मिल सकता है कि आप कैसे इतने इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल रैमिफिकेशन के मैटर्स में, और इस तरह का लॉ, मतलब कोफी पोसा के कोई मैटर्स मैंने पहले नहीं किए थे, टैक्स के मैटर्स में बहुत कम मेरा एक्सपीरियंस था एज अ प्राइवेट लिटिगेंट, एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट का कोई मैटर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, नए
मतलब even laws which have existed from before, those regimes I had no work in. तो आपको ये सब काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला. It's an incredible learning experience. आपने बड़ी अच्छी बात बताई मैम कि उपलब्धि को जो आप हो रही हैं, जो भी उपाधि मिली उसको अपनी उपलब्धि ना समझे. ये एक तरीके से ईश्वर का परोपकार है और बहुत सजगता से और सहजता से हमें उस पर कार्यरत रहना चाहिए. कभी भी मतलब कहते हैं हवा में नहीं उड़ना चाहिए. ये आपने जो आपके बड़े भाई साहब ने आपको बात बताई, बड़ी अच्छी ये बात बताई. मेरा एक सवाल इससे और निकल के आता है, क्योंकि आपने बताया कि इतने तरह तरह के आप केसेस हैंडल कर रही हैं और कई बार पता नहीं मैं सही टर्म यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पर कई बार शिकायत रहती है. क्योंकि जब आप राजस्थान प्राइवेट मैटर करेंगे तो एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे आपके अगेंस्ट आर्ग्यू करने का मौका मिला. और अभी हाई कोर्ट में मैं भी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मिनट पे ब्रीफ्स आती हैं और बतौर एएसजी तो आपके पास ज़्यादा हाई स्टेक मैटर्स आते हैं और एकदम बैक एंड कॉल पे आपको रहना पड़ता है सरकार के कि भाई ये मैटर है, आपको कल करना है. तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो समीक्षा करनी है उस मैटर की, उसको समझना है. हमारे लिए भी मैटर नया हो सकता है. दूसरा, जिस कोर्ट में हम उस मैटर की जिरह कर रहे हैं वो जज साहब के लिए भी मैटर नया हो सकता है, या हो सकता है जज साहब पढ़ के आए हो और ऑलरेडी एक माइंडसेट बना के रहे हो. तो कितना मुश्किल रहता है इस चीज का समन्वय, एक बैलेंस बना के रखना. हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एज अ गवर्नमेंट लॉयर योर टेल इज ऑलवेज ऑन फायर. लेकिन उसमें भी ये है कि वो आप या तो उस जो आपकी आग लगी हुई पूछ है उससे आप व्यथित रहें, या फिर आप हनुमान जी की तरह सब जगह आग लगाते हुए चल जाएं. तो ये भी आप पे डिपेंड करता है. पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए. मैं भी इस मामले में बहुत लकी हूँ. आई हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड कॉलीग्स हु आर ऑल फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड एक्स्ट्रा मैटर्स भी आते हैं, लेट नाइट्स भी आते हैं. तो आप यू जस्ट राइज अप. ठीक है, समडे यू डोंट गेट टू स्लीप एट नाइट, यू डोंट गेट टू स्लीप एट नाइट. आप अगले दिन थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेंगे या कुछ मेकअप कर लेंगे. तो ये इट्स नॉट मतलब you have to rise up to the occasion. You can't say कि नहीं हो सकता. It has to be done. और डिफिकल्टी आती है क्योंकि by nature the bureaucratic setup of governance is very sluggish. तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डिलेज की आती है कि हम कर नहीं पाए, हम डिले हो गए, हमें थोड़ा समय और चाहिए, हम इतनी डिले के साथ आ रहे हैं. लिमिटेशन एक्ट में कोई इसका वो तो है नहीं. कोर्ट्स कई बार डांट भी लगाते हैं कि सरकार के लिए लिमिटेशन एक्ट अलग बना लीजिए, बट इट कांट बी. पर फिर भी कोर्ट्स भी इस बात को समझते हैं कि गवर्नमेंट की फाइल का डिसीजन एक आदमी नहीं ले सकता. वो मल्टीपल टेबल्स पे जाएगी हायरार्की में, तभी उसका फाइनल डिसीजन होगा. और एसएलपीज का तो फाइनल डिसीजन फाइल होनी है या नहीं होनी, उसमें अप टू लॉ ऑफिसर आता है. हम लोग के पास आते हैं कि आप इस पे आप इफ यू थिंक इट्स अ फिट केस ओनली देन इट कैन बी फाइल्ड. सो इट इज अ मिक्स्ड बैग. आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक फेयर लॉयर की अगर आपकी रेपुटेशन है कि आप कोर्ट को कभी मिसलीड नहीं करेंगे, अगर आपका केस सही है तो सही है और अगर गलत है तो गलत है. यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. आई मीन, हमें एज लॉयर्स समटाइम्स वी बिकम जस्ट माउथ पीसेस ऑफ क्लाइंट्स. वी हैव टू रेजिस्ट फ्रॉम डूइंग दैट बिकॉज वी आर stakeholders in the justice system. We are really officers of the court first. So इसमें भी मैं एक एग्जांपल आपको एक केस का देना चाहूंगी. लोकुर साहब के सामने एक अपील फटाफट हियरिंग पे आ गई और बहुत दिन से चल रही थी, पर सडनली बोर्ड कोलैप्स हुआ, आ गई. अदर साइड के लॉयर आए ही नहीं. मैं पिटिशनर के लिए थी. मैंने जब उनको बोला कि आप एक बार फाइल मत खोलिए, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ फाइल का, फिर आप खोलिएगा. उन्होंने उस ब्रीफ ओवरव्यू को लेके बिना फाइल खोले, अदर साइड के लॉयर का भी वेट किए बिना, वो मैटर मेरे फेवर में मेरे कहने पे ही जजमेंट लिखवा दिया. मुझे उस दिन इतना मतलब ये लगा, मैंने उतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस लगा कि जज साहब के मन में ये मेरे लिए ये था कि ये लॉयर झूठ नहीं बोलेगी या ये मिसलीड नहीं करेगी. जो ये बता रही है फाइल में एग्जैक्टली ऐसा के ऐसा होगा. अदर साइड के लॉयर आए, लेट आए थोड़ा, बट देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू ऐड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी प्रेजेंटेड द फैक्ट्स इन अ फेयर मैनर. तो अगर आप फेयरली फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, ये कोई तिकड़म का प्रोफेशन नहीं है. ये एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल एंड जस्टिस इन ट्रू सेंस. वी आर ऑल stakeholders, equal stakeholders in that system. अगर हम वो समझ के काम करें तो ठीक है. We also know some cases are bad, some cases you have to lose, but then you do what you have to do as a lawyer. What is your duty, you do.
मैम आपने बहुत अच्छी बात रखी कि जो बार की जो कलेक्टिव जिम्मेदारी है, चाहे हमारे हो सकता है कि रिस्पॉन्डेंट वकील या जो अपोजिट काउंसिल हो कहीं और किसी कोर्ट में फंसे हों, और जज साहब को और सभी को, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी है कि आपको उनके उनके लिए भी फेयरनेस करना है इन एब्सेंस। इफ यू आर आर्ग्यूइंग अ मैटर, जज साहब भी हैं, उनको भी असिस्ट करना, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो एक मेरा जो एक और सवाल इससे निकल के आता है कि, और आपने इस बात को छुआ भी बहुत अपनी पहले की टिप्पणी में, कि कई बार ऐसा होता है कि बतौर एएसजी या बतौर डबल ईजी जब आपके पास मैटर्स आते हैं तो आपको पता रहता है कि शायद इसमें मेरिट नहीं है और इसको हमें 136 में या सुप्रीम कोर्ट किसी और प्रोविजन में इसको नहीं केस डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोर्ट का वक्त बर्बाद हो इसमें। और ऐसा कई बार मैंने खुद भी देखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि आप मना भी करते हैं तो कई बार नहीं मानते। उनको एक डर रहता है, कहीं ना कहीं मन में एक संशय है कि हमारे ऊपर कोई कमेटी ना बैठ जाए, कुछ वो ना हो जाए। तो और इसके कारण होता ही है कि लिटिगेशन ऑलरेडी इतनी पेंडिंग चल रही है और बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक भय है कहीं ना कहीं उस सिस्टम का। तो उसके लिए कोई उपाय, कोई अगर सोचा जाए तो क्या हम उपाय सोच सकते हैं, क्या एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई देखिए जो अननेसेसरी लिटिगेशन है उसको कोर्ट तक ना लाया जाए, क्योंकि देखिए कि जज साहब का समय वो भी बहुत बहुमूल्य समय है। सुप्रीम कोर्ट में 32 सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की, जिनमें से मेरे ख्याल से एट अ टाइम 24 से 25 हमारे न्यायाधीश विराजमान रहते हैं, और हमारी पॉपुलेशन 1 अरब की जनता की है। तो मैथमेटिकल जो इसका जो रेशियो बहुत ही स्टैगरिंग है। तो हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा भार है। आप बतौर एएसजी इन चुनिंदा अफसरों में से, आला अफसरों में आपकी गिनती होती है और आपके ऊपर इतना कार्यभार है। तो ये जो अननेसेसरी लिटिगेशन है जो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बता सकते हैं, वो कैसे हम रोकें? जैन जी, आपने सही पॉइंट उठाया, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा लिटिगेंट भी गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्टेप्स लिए भी गए हैं सिस्टमैटिक उसको करने के लिए, बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सिस्टम्स इन प्लेस कर दो और देन यू फॉरगेट अबाउट इट। तो ये एक सिस्टमिक एंड कंटिन्यूस डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली एंगेज रहना है। आपने सही कहा कि कई बार इस तरह का फियर भी रहता है कि क्या इस मैटर को करने से हम किसके ऊपर, आई मीन हु टेक्स दैट फाइनल कॉल कि केस करना है या नहीं करना है। बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एज अ लॉ ऑफिसर that buck really stops with the law officers. SLP की opinions हमारे जो law officers की टीम है, हमारे colleagues के पास ही आता है कि whether this is a fit case for SLP in Supreme Court. तो Supreme Court का इस तरह से आता है। लेकिन अगर आप इसको अलग उसमें भी समझेंगे तो प्राइवेट लिटिगेंट को भी आप मना नहीं कर सकते। आप अगर वो कोई बिल्कुल खराब केस लेकर आता है कि जिसमें कोई मेरिट नहीं होती, आप उसको ये कह सकते हो कि भैया तुम्हारा केस बिल्कुल हारने के लायक है, जज साहब इसको फेंकेंगे ही फेंकेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो आपको कहता है कि आपको केस करना है, तो आपका प्रोफेशनल ड्यूटी फिर भी ये है कि आप उसको केस करो, आप गाइड उसको प्रॉपर करो कि मेरिट नहीं है। गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में ये थोड़ा बेटर है। इनफैक्ट एज अ लॉ ऑफिसर यू हैव दैट लैटिट्यूड बिकॉज द बक स्टॉप्स विद यू। तो अगर आप ये ओपिनियन रिटन में दे देते हैं कि दिस इज नॉट अ फिट केस, इट डज नॉट रेज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो देन एसएलपीज आर नॉट फाइल्ड। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो हम उस पर और डिस्कशन करते हैं कि आपके हिसाब से क्या पॉइंट है, मेरे हिसाब से ये पॉइंट है, देन वी कम टू अ पॉइंट। बट कई सारी पॉलिसी डिसीजंस इन प्लेस हैं जिसकी वजह से लिटिगेशन सिस्टमैटिकली कम करने की कंटिन्यूस कोशिश करी जाती है। बट अल्टीमेटली देखिए, वी आर growing robust democracy. I think access to justice is also, we should not be scared of the number of litigation. We have to make our system robust, क्योंकि हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज्यादा जजेस चाहिए, ज्यादा कोर्ट्स चाहिए, ताकि इतना ये जो डिलेज हमारे सिस्टम को दीमक की तरह चाट रही हैं ये नहीं चाटें। लेकिन ज्यादा लिटिगेशन कोर्ट में आना एक पॉजिटिव स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ये नहीं चाहते कि कोई भी इंसान अपना डिस्प्यूट सड़क पे निपटाने की कोशिश करे। एवरी डिस्प्यूट मस्ट कम इन द प्रोसेस ऑफ लॉ। बड़ी अच्छी बात रखी मैम आपने इसमें। और इससे मेरा एक और सवाल ये निकल के आता है कि संक्रमण का दौर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट ईयर सबसे पहले मुहिम जारी की हमारे देश में वर्चुअल हियरिंग्स की, उसको बाकी हाई कोर्ट ने भी साझा किया है। देखा देखी मेरे ख्याल गुजरात हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है कोर्ट हियरिंग्स की। तो उससे और कुछ परेशानियां जो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि आप राजस्थान से हैं और बाकी स्टेट के, मैं जब अपने वकील मित्रों से बात करता हूँ, उनसे जुड़ता हूँ, तो ऐसा कई बार सुनने में आता है कि जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे भी जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, जो एक सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्रांति आनी चाहिए थी देश में, वैसे तो स्मार्टफोन्स आ गए हर जगह, लेकिन जो कोर्ट के हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो शायद कई हद तक लैकिंग है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कोर्ट है, एक सुडौल इंफ्रास्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का अपने आप, तो उन्होंने जो पहल की वाकई में प्रशंसनीय है।
लेकिन इस दुविधा को हम कैसे हल कर सकते हैं, पहला। दूसरा, क्योंकि अब ये दूसरी सुनामी आ गई है, और जो हम देख पाए पिछले 1-1.5 साल में वो ये है कि बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट्स ने वर्चुअल हियरिंग कंडक्ट की है। कई वकीलों को इससे आसानी हुई है, खासकर मैं समझता हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग वकील हैं, जो जिनके कम से कम 3 से 4 ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट्स या अलग अलग वेन्यूज में मैटर्स लगे रहते थे, वो अपने घर के कंफर्ट में बैठ के अपने परिवार के साथ उनको समय देते हुए भी बहुत अच्छी बहस को साझा कर सकते हैं। तो पहला सब प्रश्न जो मेरा आपके लिए है मैम वो ये है कि क्या हमें और जजेस की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे? क्योंकि अगर सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आती है तो देश भर ज्यादा जुड़ पाएगा सुप्रीम कोर्ट से। माने कि हमें और जजेस साफ पड़ेंगे कि अगर एक जज कम से कम 50 से 100 मैटर करता है तो बहुत ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी सिर्फ जुडिशियल ड्यूटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी है, पर्सनल ड्यूटीज भी होती हैं सबकी। और दूसरा, कैसे हम इस क्रांति को, जो डिजिटलाइजेशन की क्रांति है, लास्ट माइल रीच जो हम कहते हैं जस्टिस की, अवेलेबल है हर जो जन जन को पहुंचे, वो हम कैसे कर सकते हैं? इस पे मैं आपका मत जानना चाहूंगा। जैन जी, मैं मेरे जवाब को 2-3 चीजों में, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके कोशिश करती हूँ मेरे व्यूज आपको आपके साथ शेयर करूं। देखिए, nobody foresaw this. This was like a tsunami on the world, global pandemic. It just forced us to really innovate कि हम रातों रात हमें solutions निकालने पड़े। एक तरह से वही हाल हुआ पूरी दुनिया का। तो एक तरह से ये अच्छा भी रहा और एक तरह से ये बुरा भी रहा डिजिटाइजेशन के लिए, क्योंकि हम 20 साल से अपने कोर्ट सिस्टम्स को डिजिटाइज करने की, अपने ई फाइलिंग, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से एक्सपेरिमेंटल ई फाइलिंग चल रही है। वो खाली वो नाम मात्र की थी, क्योंकि आपको पेपर फाइलिंग फिर भी करनी पड़ती थी और सारी चीजें। हाँ, कई जगह काम हुआ था, कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ कोर्ट्स पूरी तरह ई कोर्ट्स हैं, कई और भी देश के कोर्ट्स हैं जो काफी, लेकिन नेसेसिटी इज द बिगेस्ट मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये जब नेसेसिटी हमारे सिर पे आई तो हमने रातों रात इन्वेंट कर लिया फॉर समथिंग दैट वी कुड हैव नेवर इमेजिन्ड इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। मतलब हमने कई दौर देखे, हम सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं तो हमने उस कोर्ट को ज्यादा देखा है कि जजेस के सामने वो मॉनिटर्स लगे कई बार, पर वो कई बार वो जजेस उन मॉनिटर्स के ऊपर ही फाइलें रख के पढ़ते थे, वो उस पे नहीं पढ़ते थे। तो पूरा मतलब एक, और लॉयर्स भी नहीं करना चाह रहे थे। पूरे कोर्ट में एक आध लॉयर होते थे जो टैबलेट लेके अपना या लैपटॉप लेके आर्ग्यू करना चाह रहे थे, वो पेपर फाइल्स। मैं आपको बताऊं जैन जी, मैं बार की सेक्रेटरी थी जब हमने, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट साइक्लोस्टाइल होके बढ़ती थी, वो लिस्ट को ई लिस्ट किया। उस टाइम पे इतनी परेशानी आई, चीफ जस्टिस दत्तू का टाइम था और वो करना चाह रहे थे पेपर की इतना वेस्टेज नहीं होना चाहिए और इतनी लिस्टों का, क्योंकि वो एक बड़ा महकमा था। हमारे बार के मेंबर्स पूरी तरह अड़ गए कि हाउ कैन यू डू दिस, हम पेपर लिस्ट के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, कैसे हमारा काम करेंगे, हमें पता ही नहीं मैटर क्या है क्या नहीं है। बहुत मुश्किल से समझा के, तो मतलब मैंने वो एक छोटा एक्सपीरियंस एज अ बार रिप्रेजेंटेटिव किया जब हमने लिस्ट को हमने पेपर लिस्ट से ई लिस्ट पे किया। लेकिन अभी इतना पूरा सिस्टम हो ही नहीं सकता था जैन जी। हम लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं चेंज को, और लीगल प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी को तो हम बहुत ज्यादा शन करते हैं। एससीसी का ऑनलाइन हम सब लेंगे, लेकिन फाइलों को ई फाइल बनाने में हम सब कतराएंगे, क्यों, जबकि अब आप करने लगे हैं तो लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आप बुक मार्किंग और अंडरलाइनिंग करते हो, ये तो दिस इज सो मच बेटर, यू कैन शेयर इट एंड इट एक्चुअली मेक्स योर लाइफ बेटर, यू कैन शिफ्ट थ्रू 9 वॉल्यूम्स इन सेकेंड्स। पर ग्रास रूट पे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम भी अब, क्योंकि ये सिस्टम इन प्लेस हो गया है और अब सब ये रियलाइज कर रहे हैं कि खाली पैंडेमिक की बात नहीं है, पर ये एक पैरेलल मैकेनिज्म इन प्लेस रहना चाहिए, इवन व्हेन hopefully things go back to normal soon enough by God's grace. अभी तो we are going through a really difficult and I mean भगवान को बहुत की blessings की जरूरत है हमारे देश को। हम resources से बहुत हर रिसोर्स के क्रंच से गुजर रहे हैं आज। दुनिया मदद भी कर रही है, पर मदद इतना बड़ा दानव है कि मदद भी छोटी पड़ रही है और कम पड़ रही है और धीरे मतलब टाइम लग रहा है सब चीज में। तो ये डिफिकल्ट पीरियड तो है ही, लेकिन इस डिफिकल्ट पीरियड ने बहुत कुछ सिखाया है। ये बहुत और
मुझे लगता है इतना बड़ा चेंज हो गया तो वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हो जाएगी जयंत जी। अभी बहुत सारा ओकेजन नहीं था वो सारी चीजों को फैसिलिटेट कर पाना बहुत आसानी से, क्योंकि वैसे ही आप डिफिकल्टी से गुजर रहे हो तो आप, लेकिन इसमें खाली कन्वीनियंस की बात नहीं। आपने बोला कि बड़े लॉयर्स अपने घर की कन्वीनियंस से कर पाए, ये सिस्टम चल नहीं पाता जयंत जी। कोर्ट्स वर्क नहीं कर पाते अगर ये इस तरह वर्चुअल मीडियम पे नहीं होते। द फैक्ट दैट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हैज कंटिन्यूड टू फंक्शन इन आवर कंट्री इज ओनली बिकॉज वी हैव मूव्ड ऑन द वर्चुअल मीडियम्स। और डिफिकल्टी है, हर एक के लिए है। कई मायनों में ये सिस्टम थोड़ा कन्वीनियंट भी हुआ है, कई मायनों में डिफिकल्ट हुआ है, लेकिन this is the way of the future. We have to have an integrated system. Everyone is saying that. Even all the stakeholders are saying we have to have an integrated system. And of course, infrastructure has to be increased. Supreme Court में भी हमें और judges चाहिए, लेकिन pendency सबसे ज़्यादा हमारे ग्रास रूट लेवल्स पे है। हमारी जुडिशियल सिस्टम अभी भी मोर की तरह है, देखने में तो बहुत सुंदर है, पर मोर अपने पैरों को जब देखता है तो रोता है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सफिशिएंट, देखिए हम एक डेवलपिंग वर्ल्ड हैं, आज भी डेवलपिंग कंट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेन्स में, बसेस में, बाकी हेल्थ केयर में, बाकी सब जगह हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पॉपुलेशन के लिए कम पड़ता है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी पॉपुलेशन के लिए कम पड़ता है। एंड इवन विद यू नो planning and etc., we seem to be growing in numbers much faster than what we are growing in infrastructure, and we have our infrastructural constraints. We are not a developed country, but ये सब चीजें बिल्डअप करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी रोबस्ट तभी रह पाएगी जब हमारा रूल ऑफ लॉ रोबस्ट रह पाएगा, और वो तभी रह पाएगा जब हमारा जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म ये डिलेज के दिमक से बाहर निकल के और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फंक्शन कर पाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने रखी और आपने आपका इतना समय लिया, पर हमारे प्रोग्राम के समापन से पहले एक औपचारिकता का हम टिप्पणी जरूर पूछते हैं अपने मेहमानों से कि हमारे यंग दर्शकों के लिए, और जब मैं यंग कहता हूँ मेरा मतलब यंग से सिर्फ फिजिकल एज का नहीं, यंग एट माइंड, यंग एट हार्ट भी उसमें शामिल है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना कुछ प्लीज टिप्पणी साझा कीजिए, उसके बाद हम इसको समाप्त करें। अभी पैंडेमिक चल रहा है, खुश रहिए, पॉजिटिव इन माइंडसेट, पॉजिटिव इन कोविड नहीं, पॉजिटिव इन माइंडसेट रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और प्रोफेशनल फ्रेंड्स को मैं ये राय देना चाहूंगी कि आप जो कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढिए। ये खाली एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। वकालत इज अ लाइवलीहुड, इज नॉट जस्ट मियरली अ लाइवलीहुड, इट्स रियली हु यू आर। इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी इन सेल्फ डिस्कवरी। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें लगता है कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स का जो इसमें खजाना है इस प्रोफेशन के साथ जो चलता है, वो ब्लेसिंग्स का खजाना कहीं ना कहीं आपके जिंदगी को बहुत ही आसान बना देता है। तो मदद करने की कोशिश करिए, जितनों की भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज नॉट रियली अबाउट हाउ मच मनी यू कैन मेक, इट इज अबाउट how much difference you can bring to people's life. So if इस मोटिव के साथ जिंदगी भी जिए और इसी मोटिव के साथ में प्रोफेशन में भी आगे चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत फुलफिल्ड और मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना साक्षात्कार में इतनी सारी चीजें साझा की हमारे साथ, और जाते जाते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि आपको सदैव व्यस्त रखें और स्वस्थ रखें, आपके परिवारजनों को, आपके दफ्तर में सभी लोगों को, समाज में सभी लोगों को। और इसी कामना के साथ अपने दर्शकों से एक विनती हम हमेशा करते हैं कि अगर आपको हमारी मुहिम पसंद आती हो तो इसको और लोगों तक फैलाएं, और ये जो पॉजिटिविटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।